नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 13वीं शताब्दी के महानायक श्री देव नारायण जी के जीवन पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हम सिर्फ युद्ध की तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि उनके संघर्ष, उनकी रणनीतियों और उस शानदार सांस्कृतिक विरासत को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 4 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम इस किंवदंती की उत्पत्ति देखेंगे, फिर उनका निर्वासन और वापसी, उसके बाद ऐतिहासिक भिनाई का युद्ध और अंत में उनकी उस सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे जिसने इतिहास को आज तक सहेज कर रखा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरी महागाथा की शुरुआत आखिर कहाँ से और किन हालात में हुई। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये किसी आम नायक की कहानी नहीं है। 1243 ईस्वी के आसपास का समय था। जरा कल्पना कीजिए उस हिंसक राजनीतिक माहौल की, जहां देव नारायण जी के जन्म लेने से ठीक पहले ही उनके पिता बगड़ावत प्रमुख भोजा और उनके 23 भाइयों को भिनाई के शासक ने एक भीषण संघर्ष में मार दिया था। मतलब पैदा होने से पहले ही इस बच्चे के सिर से पिता और पूरे परिवार का साया उठ चुका था। जन्म के साथ ही उनका पूरा परिवार एक गहरे संकट में घिर चुका था। अब ऐसे गंभीर हालात में क्या किया जाए? भिनाया के शासक का खतरा तो बिल्कुल सिर पर मंडरा रहा था। ऐसे में उनकी माता सेठू गुजर ने एक बेहद तेज और रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने नवजात देवनारायण जी की जान बचाने के लिए तुरंत अपना घर छोड़ा और उन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गईं। इतिहास गवाह है विद्यार्थियों कि ऐसे सर्वाइवल या निर्वासन के दौर ने ही हमेशा महान नेताओं की नींव रखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की ओर, निर्वासन के दिन और उस वापसी की यात्रा की शुरुआत जिसने इतिहास पलट कर रख दिया। मालवा में पूरे 1 दशक तक रहने के बाद राजस्थान में उनकी वापसी का मंच तैयार हो चुका था। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है उनकी उम्र, महज 10 साल। जरा सोचिए, आज के समय में एक 10 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है, और वहां देवनारायण जी सिर्फ 10 वर्ष की अल्पायु में अपने पिता और परिवार की मृत्यु का बदला लेने के एक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मातृभूमि की ओर वापस लौट रहे थे। ये हमें बताता है कि मध्यकालीन समाज में पारिवारिक सम्मान और न्याय की भावना कितनी गहरी हुआ करती थी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखते हैं कि इस वापसी की यात्रा के दौरान धारा नगरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। उनका विवाह जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे के साथ हुआ। अब एक इतिहास के छात्र के नजरिए से इसे देखिए। मध्यकालीन युग में ऐसे विवाह सिर्फ पारिवारिक आयोजन नहीं होते थे, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन हुआ करते थे जो आगे चलकर युद्ध और राजनीति की दिशा तय करते थे। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम के सबसे बड़े चरम पर, भिनाई का युद्ध और उसका परिणाम। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सैन्य टकराव का तात्कालिक कारण क्या था? कोई जमीन, कोई महल? नहीं, वो कारण थी गायें। जी हां, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मध्यकालीन कृषि प्रधान समाजों में गायें महज जानवर नहीं थीं, वो उस समय की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थीं। वो एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और आर्थिक संपत्ति थीं। इसी संसाधन पर नियंत्रण को लेकर देवनारायण जी का भिनाई ठाकुर के साथ सीधा और भयानक टकराव हुआ। और इस युद्ध का परिणाम बेहद त्वरित और एकदम निर्णायक। देवनारायण जी ने भिनाई ठाकुर को पूरी तरह पराजित किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस एक जीत के साथ ही उस पूरे ऐतिहासिक अन्याय का हिसाब चुकता हो गया। उनके पिता और 23 भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध अंततः पूरा हुआ। यही वो पल था जिसने इतिहास में उन्हें एक अमर नायक के रूप में स्थापित कर दिया। अब राजनीति और युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने अंतिम भाग की ओर चलते हैं। बात करते हैं उस स्थायी सांस्कृतिक विरासत की जिसने उन्हें सदियों तक जिंदा रखा है। अगर आज हम मानव विज्ञान के नजरिए से देखें तो इस पूरी किंवदंती का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसींद नाम की जगह पर है। ये कोई भूला बिसरा ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि आज भी यहाँ हर साल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन एक विशाल मेला लगता है। ये मेला इस बात का सबूत है कि कैसे इतिहास वर्तमान की आस्था के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज सामने आती है जिसे देवजी की फड़ कहते हैं। इसे आप मध्यकाल का एक विजुअल स्टोरी टेलिंग माध्यम मान सकते हैं।
ये एक लंबा पारंपरिक चित्रित वस्त्र होता है। गुर्जर समुदाय के लोग आज भी इस फड़ का उपयोग करते हैं ताकि वो देवनारायण जी की वीरता की कहानियों को गा के सुना सकें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। है ना अद्भुत? और इस विजुअल फड़ के साथ जो ऑडियो ट्रैक चलता है ना, वो है बगड़ावत महाकाव्य। ये कोई छोटी मोटी कविता नहीं है, बल्कि ये मौखिक रूप से याद रखा गया एक विशाल स्मारकीय महाकाव्य है। इसमें देवनारायण जी और उनके पूरे वंश के युद्धों और कारनामों का पूरा विवरण है। असल में ये इस समुदाय के लिए एक जीवित, सांस लेता हुआ ऐतिहासिक आर्काइव है। इस महाकाव्य का अकादमिक पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किंवदंती के अनुसार इसे हर रात पूरे 3 पहर तक गाया जाना चाहिए। 3 पहर मतलब लगभग पूरी रात। इस मौखिक परंपरा को पीढ़ियों तक जिंदा रखने के लिए जिस समर्पण की जरूरत है, वो सच में बेमिसाल है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला तथ्य तो ये है कि हर रात 3 पहर की इस जबरदस्त गति से गाने के बावजूद, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे महाकाव्य को शुरू से अंत तक पूरा करने में कितना समय लगता है? पूरे 6 महीने। जी हां, लगातार 6 महीने। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस ऐतिहासिक गाथा की विशालता और गहराई को बयां कर देता है। तो विद्यार्थियों, जैसे जैसे हमारा आज का ये विश्लेषण खत्म होता है, मैं आप सभी के सामने एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या एक 6 महीने लंबा गाया जाने वाला मौखिक महाकाव्य किताबों में बंद सूखे लिखित शब्दों की तुलना में इतिहास को कहीं ज्यादा जीवंत तरीके से संरक्षित नहीं करता? क्या कागज पर लिखे शब्द कभी उस ऊर्जा और निरंतरता की बराबरी कर सकते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही इस आवाज में है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। इतिहास का अध्ययन ऐसे ही करते रहिए।